चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर चोर के ख़ुलासे पर बात कर रहे हैं। चोर आपकी सेकेंडरी क्लास का एक अफ़साना है जो कि इशफ़ाक़ अहमद ने लिखा है। इशफ़ाक़ अहमद जो हैं इसके मुसन्निफ़ हैं। ख़ुलासा कुछ इस तरह से है कि ये कहानी एक आदी चोर के गिर्द घूमती है जो रात के अंधेरे में ये अंदाज़ा किए बग़ैर कि वो किसी अमीर का घर है या गरीब का घर है, चोरी की निस्बत से दाखिल हो जाता है। घर में अलमारी की तरफ बढ़ते हुए टार्च रोशन करता है और इसे तवक्का भी के आम लोगों की तरह अलमारी में कीमती मलबूसात और नकदी ज़ेवरात से भरी हुई नज़र आएगी। मतलब उसको ये नहीं मालूम होता है कि ये अमीर का घर है या गरीब का घर है, बस वो घर में दाखिल हो जाता है और अपनी टार्च ऑन करता है अलमारी की जानिब। अब हर चोर की तरह इसके जहन में भी ये बात ख्याल आता है कि भाई तवक्का ये होती है कि अंदर से कीमती ज़ेवरात होंगे, और मलबूसात का यहाँ मतलब है कीमती कपड़े, कीमती मलबूसात का मतलब है कीमती कपड़े, और नकदी का मतलब होता है पैसे, कैश, और ज़ेवरात। उसके जहन में ये था कि ये सब कुछ होगा यहाँ पर। अब वो टार्च ऑन करता है, लेकिन खिलाफ तवक्का इसे अलमारी में दवाएं भरी हुई नज़र आईं, जबकि एक खाने में सुई धागा रखने की एक तलेदानी या थैली नज़र आई। इसको खोलकर देखने पर इसमें ऊन, कांच की चूड़ियाँ और बिजली के बिल के अलावा इसे अपने मतलब की कोई शय उसे नहीं मिलती। यानी सोना, चांदी, नकद रुपए, प्राइस बॉन्ड, जिनको पाकर वो खुश होता, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इनमें जो सामान की बात बताई गई, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। सामान दोबारा बता देते हैं। जैसे ही उसने अलमारी खोली तो उसे सुई धागा रखने की एक तलेदानी, या उसको थैली बोल सकते हैं आप, कि सुई धागे की थैली नज़र आई। और तो सुई धागे रखने की एक तलेदानी, यानी आप थैली भी कह सकते हैं उसको वो नज़र आई। और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसको देखने पर उसको ऊन, कांच की चूड़ियाँ और बिजली के बिल, इसके अलावा अपने मतलब की कोई चीज़ नहीं आई। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ये जहन में कर लीजिएगा, ये ज़रूर लिखें कि उसको उस थैली के अंदर क्या क्या नज़र आया। अब उसको जो नज़र नहीं आया, तवक्का किस बात की होती है एक चोर को? एक तवक्का होती है कि उसको पैसे नज़र आ जाएँ, उसको प्राइस बॉन्ड नज़र आ जाएँ, उसको सोने चांदी की चीज़ें नज़र आ जाएँ, कैश नज़र आ जाए, ताकि उससे फ़ायदा होगा उसको, जिस मकसद के लिए वो अंदर एंट्री हुआ। तो भाई उसको ऐसी कोई चीज़ वहाँ नज़र नहीं आई। आगे चलते हैं। अचानक संदूकची के नीचे एक लिफाफा उसे नज़र आता है जिसमें कुछ नोट रखे मालूम होते हैं। वो लिफाफे को जेब में रखता है और नाकामी महसूस करते हुए मायूस होकर घर से निकल जाता है। अब वो जो उसको संदूकची के नीचे से लिफाफा मिला है, इसका जिक्र ज़रूर करें क्योंकि इसके ऊपर ही सारी कहानी चलेगी। ठीक है। अब लिफाफा ये भी याद रखें कि लिफाफा उसने अभी खोलकर नहीं देखा, उसने डायरेक्टली जेब में रख लिया है। अब इस लिफाफे पे क्या कहानी होगी ये अगले पैराग्राफ में चलती है, मज़ीद आगे लेके चलते हैं। घर से निकलने के बाद जब वो जेब में रखे हुए लिफाफे को खोलना चाहता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बला आ गई हो, और एक शोला लपकता है तो दो खंभों के दरमियान ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ उड़ गया। अंधेरे में इसे एक जिन की सूरत नज़र आई। ये इसका अपना खौफ था। उसने खौफ की हालत में सूरह नास पढ़नी शुरू कर दी। अब ये जो मैंने दूसरा पैराग्राफ आपके सामने पढ़ा है, तो इसका मकसद क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर था और सूरह नास उसने पढ़ना शुरू कर दी, वो एक जिन था। तो इसका मैं आपको मकसद समझाता हूँ। तो बेटा इस अल्फाज का, ये इस पैराग्राफ का मकसद ये होगा ये बनता है कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं ना, ठीक है, आपने सुनो कि मिसाल चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। अगर आप कोई चोरी करोगे ना तो आपके दिल में जो है ना कोई जो है ना बात ज़रूर आया हुआ होगा, कोई डर ज़रूर होगा। अब वो भी क्या कर रहा था, वो भी चोरी करके निकला था, सारा जहन उसका चोरी का बना हुआ था। ठीक है। अब हुआ ये, जैसे ही वो बाहर निकलता है ना और निकलकर लिफाफा खोलने की कोशिश करता है, तो अभी वो डरा हुआ है, खौफज़दा है। तो ऐसा होता है, सामने दो खंबे हैं और बीच में ट्रांसफार्मर जो लगा होता है वो फट जाता है। अब वो ट्रांसफार्मर जब फटता है तो चिंगारी महसूस होती है। हाँ, अब उसको वो ये लगता है कि कोई एक जिन बला सामने आ गई है और उसको वो खा जाएगी, मुल्कुल मौत आ गया। ठीक है, अब तो मैं गया।
वो खौफज़दा होकर सूरह नास पढ़ना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारे दिल में डर खौफ होता ज़रूर है, अब वो भले चोरी क्यों ना हो, भले वो चोरी क्यों ना हो, ठीक है। तो इस पैराग्राफ का मकसद यहाँ पर मतलब ये है। अब आगे कहते हैं, चोर घर पहुंचकर एक लालटेन की रोशनी में उसने लिफाफा खोला तो इसमें एक 100 का नोट मिला उसको और 7 10 का नोट, तो मिला कितना हो गए 170, 170 मिल गए। और एक ख़त भी निकला जो शकीला बेगम ने अपने मालदार भाई को लिखा था। शकीला बेगम वो हैं जिनका ये घर था, जिनके घर में इन्होंने चोरी की है। ख़त का मफ़हूम ये था कि वो खातून अपने बेटे के इलाज के लिए भाई से मांगी गई रकम ना मिलने और बहानेबाजी के जवाब में लिखती है कि लानत हो ऐसी दौलत पर जो भाई के वक्त पर काम ना आ सकी। अब वो अपने बेटे को इलाज के लिए मिलिट्री के एक डॉक्टर के पास पिंडी ले जा रही है और वो फ़ौजी मुआलिज ऑपरेशन के कोई फ़ीस नहीं लेगा। पिंडी तक सफ़र किराए के लिए घर का कुछ सामान फ़रोख्त करके और शोहर के दोस्तों से कुछ रकम कर्ज लेकर इसने 170 रुपये जमा कर लिए हैं। तो क्लास यहाँ पर इस तीसरे पैराग्राफ में हमें बात समझ में आई कि उसने जब लिफाफा खोला तो उसे वहाँ पर 170 रुपये मिले और मज़ीद एक और चीज़ क्या मिली, एक ख़त मिला। अब वो ख़त जो था उसमें ये ख़त जो शकीला बेगम ने अपने भाई को लिखा था। शकीला बेगम का भाई जो है वो थोड़ा अमीर है, उसने जब पैसे मांगे थे इलाज के लिए तो उसने नहीं दिए थे, ठीक है, हाँ मतलब इस तरह होता है। तो उसने जो है ना वो लिफाफा रखा हुआ था और उसमें 170 रुपये थे। अब 170 रुपये का भी जवाब बनता है कि भाई वो खर्च ज़ाहिर सी बातें करना होंगे उसको आगे इलाज वगैरह के लिए। तो इलाज का जो पैसा वहाँ पर नहीं लग रहा, इलाज का जो पैसा उसका वहाँ पर मिलिट्री जो जहाँ पर ये इलाज कराने जा रही हैं मुआलिज के बाद वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन पिंडी जाने के लिए जो उनको खर्च की ज़रूरत है उसने क्या किया है, उसने अपने घर का कुछ सामान बेचा और लोगों से उधार लिया है, तब जाके वो आगे जा रही है, ठीक है ना। ये ख़त पढ़ने के बाद, ये चौथा पैराग्राफ है, ये ख़त पढ़ने के बाद चोर को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ कि मसला कितना संगीन है। वो बुरा शख्स था लेकिन दिलो दिमाग और एहसासात तो रखता था। इसकी रूह और ज़मीर दोनों जाग उठे। अगले दिन वो इस ख्याल से निकला कि किसी तरह ये रकम उसकी मालिका तक पहुंचा दे। जब वो इसके घर के करीब पहुंचा तो देखा कि पुलिस इस चोरी की तफ्तीश कर रही थी जो खुद इसने की है। वो सीधा निकला चला गया और दादा दरबार पहुंच गया। चलें जी, ठीक है, क्या हुआ, पहले इरादा तो कर लिया उसने, उसके ज़मीर ने उसको जगा दिया कि भाई ये जैसे वापस करो, मामला बड़ा संगीन है। जब वो इस इरादे से वहाँ पहुँचा तो एक वहाँ पर पुलिस वगैरह आई हुई थी। अब वो जैसी पुलिस ऐसी बात देखता है और वहाँ सीधा निकल लेता है, क्योंकि अगर अभी जाके कुछ बोलेगा तो क्या होगा, वो तो खुद पकड़ा जाएगा फिर। तो इसलिए वो वहाँ से निकला और दाता दरबार पहुँच गया। इसके दूसरे दिन वो फिर शकीला बेगम के घर पहुँचा, मगर इस मौके पर भी एहसास नदामत गालिब आ गया। ये गालिब हमारे गालिब भाई साहब नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो पहुँचा तो एहसास नदामत हुआ। नदामत से मतलब शर्मिंदगी हो रही है उसको, वो उसके ऊपर आ गई और फिर जो है वो इस तरह अपने जो वापस नहीं कर पाया और रकम वापस करने के बजाय कुरैशी साहब का फ़र्ज़ी मकान नंबर बताकर और रॉन्ग नंबर सुनकर वापस हो गया। ठीक है, हम किसी का घर नॉक करते हैं और बोलते हैं भाई ये इस बंदे का घर है या नहीं है, तो उस बंदे का घर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोई कुछ कहेगा थोड़ी आपको। बस वो भी उसने दरवाज़ा नॉक किया, अब इरादा तो है कि भाई लिफाफा वापस करना है, लेकिन जैसे कोई बाहर निकलता है तो बस सामने वाले को देखकर वो एहसास नदामत उनको होता है, यार मैं वापस करूँगा तो ये क्या कहेगा, मुझे कहीं मारे ना, कहीं पीटे ना, कहीं पुलिस वाले को ना बुला ले। 10,000 मसले होते हैं भाई, दिमाग में आते हैं। बस उसने क्या करा, वहाँ पर अपना ये तमाम जो है ना जो देने का था लिफाफा वापस करने का, वो मसला उसने मुलतवी कर दिया और फिर उससे क्या बोला कि ये कुरैशी साहब का घर तो नहीं है। वो बोलते हैं नहीं ये नहीं है, तो वहाँ से वो निकल चलता है। अब वहाँ से वो निकला और चंद रोज़ के लिए कसूर चला गया। अब ये जगहों के नाम याद रखिएगा कि सबसे पहले वो दाता दरबार चला गया था पहली मरतबा में, दूसरी मरतबा में कुरैशी साहब का बहाना बना दिया था, अब वो कसूर चला गया है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा और अपने पास से लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसकी रूह बदस्तूर बेचैन थी, चला वो कहीं पर भी गया लेकिन बेचैन ज़रूर है।
अब रोज़मर्रा के अखराजात और छोटी मोटी चोरियों से पूरे करता रहा, मगर वो 170 रुपये खर्च नहीं कर रहा है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। शकीला बेगम की रकम इसने बतौर अमानत महफूज रखी हुई थी। कसूर में इसे हज़रत भुल्ले शाह के मज़ार पर किसी कदर सुकून मिला, बाकी कहीं इसको सुकून नहीं मिला था। वहाँ जो कसूर में जब वो गया तो भुल्ले शाह साहब के मज़ार पर गया वो, तो वहाँ उसको सुकून मिला। फिर वो लाहौर इस ख्याल से वापस आया कि शकीला बेगम की रकम वापस कर सकेगा, मगर अब की मर्तबा वो जब वहाँ पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी। अब ये कहानी का थोड़ा क्लाइमेक्स की तरफ आ रही है, ठीक है, या वो देर क्या हो चुकी थी, सही ना। आप लोगों के जहन में कुछ ना कुछ सवाल आएंगे इसके मुताबिक कि भाई क्या हो चुका होगा। शकीला बेगम के बीमार बेटे, जिसके इलाज की रकम चोरी होने की वजह से ना हो सका, इंतकाल कर गया था। इस बच्चे बिल्लू का जनाजा, ठीक है ना, बिल्लू का जनाजा, ठीक है, घर से उठ रहा था। लोग इस चोरी पर लानत भेज रहे थे, लोग इस चोर पर भी लानत भेज रहे थे। जाहिर सी बात है पूरे मोहल्ले में इस बात का जो है ना वो ज़िक्र छिड़ गया था कि भाई हमारे पैसे जो हैं वो चोरी हो गए हैं और हमें जो है इस बच्चे का इलाज करवाना था। एक दफ़ा कोई तुम्हारी मदद कर देगा, 2 दफ़ा कर देता है, लेकिन हर वक्त तो कोई मदद नहीं कर सकता ना, ठीक है, सबके अपने अपने हालात होते हैं। तो बस वो जो पैसे थे जो रखे हुए थे, अब वो 170 रुपये का भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, तो वो जो उसके बाद पैसे पड़े हुए थे, जाहिर सी बात है वो अब इलाज के लिए इकट्ठा हुए थे, जो उसने सामान वामान बेचा था वगैरह। इस चोर पर लानत भेज रहे थे जिसने एक गरीब खातून की रकम चुरा ली, जो इसकी बड़ी मुश्किलों से बीमार बेटे को पिंडी ले जाने के लिए जमा की थी। लोग जनाजे लेकर मियानी साहब के कब्रिस्तान, मशहूर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। चोर भी कुशां कुशां पीछे पीछे चला जा रहा था, आहिस्तगी से। सबसे बेताल्लुक़ था वो, मतलब उसको बड़ा ही अफसोस हो रहा था, टूट गया था वो बिल्कुल ना। जब सब लोग बच्चे को दफनाकर रुखसत हुए तो इसने अपने गुनाह की तलाफ़ी के तौर पर सुक्के को बुलाया, इस कब्र पर पानी का छिड़काव कराया और एक टोकरी फूल ख़रीद कर इस बच्चे की कब्र पर चढ़ा दिए। यहाँ सुक्के का मतलब क्या होगा? गेस। गोरकन को बोलते हैं। वेरी गुड। यानी जब सब लोग दफना कर चले गए ना तो तो उसने अपने गुनाह की तलाफ़ी के लिए, अब जाहिर सी बात है यही हो सकता है ना, अब अगर वो अब जाकर पैसे वापस करेगा ना तो अब मारेंगे नहीं, मार देंगे। वो पुलिस थाने भी नहीं जाएंगे अब, ठीक है, वो खुद ही फैसला यहीं पे करेंगे, कोई अदालत नहीं होगी अब, वो वहीं पे उसका फ़ैसला होगा, सही है, वहीं पे जला देंगे घर वाले। इतना वो खूंखार हुए वो, क्योंकि उनका बेटा चला गया भाई, ठीक है। अब उसने जो है ना सुक्के के हाथ, सुक्का वो इसी को बोलेंगे, गोरकन को बोलते हैं, तो उसने क्या करा, पानी के छिड़काव करवा दिया और फूल की टोकरी ख़रीद कर उस बच्चे के कब्र पर फूल चढ़ा दिया। इस अमल से फारिग होकर वो कब्रिस्तान से बाहर आया और अपनी जेब में मौजूद 155 रुपये में से 10 का एक नोट निकाला और पान के खोखे वाले से एक डब्बी कैप्स्टन सिगरेट और 4 पान ख़रीदे और खंबे से लग कर खड़ा हो गया। सो क्लास, यहाँ पर इस बात से आपको हैरान नहीं होना, ठीक है, कि कैप्स्टन सिगरेट इतना पुराना है। तो ये 1925 में जो है ना ये इशफाक अहमद साहब पैदा हुए हैं, 1925 में ये पैदा हुए हैं और इनका इंतकाल हुआ है सन 2006 में। तो इसके ये जो चोरी हुई है ना, ये जो है इसी दौरानिए की चोरी है, सही है। तो इस बीच कैप्स्टन सिगरेट तो बड़ा पुराना है भाई, ठीक है, वो मार्केट में आम है। अब मैं आपको कैप्स्टन सिगरेट का ये नहीं बताऊंगा कि कैप्स्टन सिगरेट कब निकला, लेकिन हाँ उस ज़माने में भी कैप्स्टन सिगरेट होता था। खैर, ज़माना बहुत सस्ता था, इसलिए जो है ना 10 रुपये के अंदर कैप्स्टन सिगरेट की डब्बी भी आ रही है और 4 पान भी मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये बड़ा गौरतलब है माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। और उसने जो है 170 रुपये में से जो क्या था, नहीं 170 रुपये से 155 बचे हुए थे, तो उसमें से 10 रुपये का नोट निकाला है उसने। अब वो
ये कैप्सूल सिगरेट ले रहा है और 4 पान खरीदे और खंबे से लग कर खड़ा हो गया और शुक्र करने लगा कि उसने बच्चे की कब्र पर पानी का छिड़काव और फूल डालने पर 15 रुपये खर्च करके एक नेक काम किया। जब इसने जिससे उसके ज़मीर का बोझ हल्का हो गया, ये ख़त्म नहीं हुआ है, हल्का हो गया। इसे क्या पता था कि इसने जो नुकसान इस घराने को पहुंचाया उसकी तलाफ़ी तो नामुमकिन थी। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर ये हमारे चैप्टर का इख्तिताम होता है। तो इसमें यह है कि अब कुछ लोगों को इख्तलाफ होता है कि भाई क्या ये 15 रुपये खर्च करके जो है वो एक उसकी गुनाहों की तलाफ़ी हो गई या नहीं हो गई। तो बेटा इस बात में तो मैं आपसे ये कहूँगा कि माफ़ करने वाली जो है वो खुदा की ज़ात होती है। ठीक है ना, माफ़ करने वाली खुदा की ज़ात है। सबसे बेहतरीन जो यहाँ पर काम हुआ है ना, वो ये हुआ है कि वो जो चोर है उसके दिल में जो है ना एहसास नदामत ज़रूर आया। अब कभी भी वो इस चोरी के गुनाह में दोबारा से मुलविस होने की कोशिश नहीं करेगा। इस चैप्टर से हमें ये सबक ज़रूर हासिल हो रहा है कि वो जो है अब कितना उसको एक ज़मीर ने कितना झंझोड़ा है उसको, कि वो कभी कहीं पर भी है लेकिन उसको दुख और तकलीफ़ ज़रूर है। अब इसने 15 रुपये खर्च किए हैं करने के बाद, अब भले उसके बाद उसने कुछ भी ख़रीदा, उससे जेब पैसे बच भी गए, लेकिन वहाँ जाकर उसे अभी भी नदामत है कि भाई मैंने एक समझे उसके हाथ से कत्ल हो गया। अब नदामत जो है उसके जो आ गई है, यही इसका जो है इख्तिताम है हमारे पास चैप्टर का। तो आप भी इसको 1-2 दफ़ा और सुन लीजिएगा ताकि ये है कि आपको इसमें लिखने का मसला ना हो। बाकी ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा इस चैप्टर की, जहाँ से मैंने इसको पढ़ाया है, मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दे दूँगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से ख़ुद से भी इसको रीड आउट कर लीजिएगा। कहानी को थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि कहानी को अपना ही कोई नया रुख दे दें, तो इससे ज़रूर परहेज़ कीजिएगा। ठीक है, कहानी को नया रुख लीजिएगा। जी, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।